हेलो गाइस। सेलेनियम ऑटोमेशन ट्यूटोरियल के अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग कुछ ऑटोमेशन के नेक्स्ट स्टेप्स की बात करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में टेस्ट एनजी को अपने इक्लिप्स में ऐड कर लिया था। अच्छा, अगर आपने टेस्ट एनजी अपने इक्लिप्स में ऐड कर लिया है तो ये पता कैसे लगेगा कि आपका टेस्ट एनजी प्रॉपरली यहाँ पे आ गया है? तो आप अपने प्रोजेक्ट्स पे राइट क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टेस्टंजी का ऑप्शन आ जाता है कि टेस्टंजी से आप कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हैं, तो ये सब आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। सो लास्ट ट्यूटोरियल में हम लोगों ने टेस्टंजी को ऐड करा था और साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशन में कुछ टेस्ट केसेस लिखे थे और उस टेस्ट केसेस को रन किया था। कितने टेस्ट केसेस पास हुए, फेल हुए, इसका एनालिसिस हमने टेस्टंजी के माध्यम से किया था। देखिए, टेस्ट एनजी की और बहुत सारे एनोटेशंस है जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बट इस पर्टिकुलर सेशन में आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मैंने एप्लीकेशन जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो आपके सामने स्क्रीन दिखा होगा। इस स्क्रीन का मतलब ये नहीं कि जी मैं आपको अपना फेसबुक आईडी की डिटेल दे रहा हूँ और ताकि आप मेरे से कनेक्ट होइए, ज्वाइन होइए। मैं बेसिकली फेसबुक एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने जा रहा हूँ, राइट? तो वैसे एप्लीकेशन आप कोई भी ले सकते हो, किसी भी वेबसाइट को ले सकते हो और उस वेबसाइट को ऑटोमेट कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने तो मैवन प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से बना ही रखा है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैवन प्रोजेक्ट कैसे बनाना है। अगर आप टेस्टिंग का ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल पे जाके आप सेलेनियम ऑटोमेशन का यहाँ से ये कुछ वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने सारी चीजें बताई हुई हैं। मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ था और यहाँ पे जो हमारी app.java फाइल थी, इस app.java में हमने एक टेस्ट केस यहाँ पे बेसिकली सेटअप के लिए लिखा हुआ था और बाकी जहाँ पे हमने एक ब्राउज़र लॉन्च करने का कोड लिखा हुआ था। तो जहाँ पे मैंने ये ब्राउज़र लॉन्च करने का कोड फिर आपके गूगल के लिए लिखा था, अब वहाँ पे मैं यूआरएल हटा के फेसबुक के लिए लिख देता हूँ, तो ब्राउज़र तो आसानी से ओपन हो जाएगा, यूआरएल ओपन हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए सेटअप क्या करना है वो आपको बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जानना कि आपको अपने सिस्टम में क्रोम ड्राइवर की जो ईएक्सी है वो रखनी पड़ेगी, जो कि मेरे प्रोजेक्ट में यहाँ इस लोकेशन पे पड़ी हुई है। और साथ ही साथ अपने pom.xml में कुछ डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेंगी, यानी कि कुछ जार फाइलें ऐड करनी पड़ेंगी। और वो जो जार फाइलें हैं वो क्या-क्या हैं, जैसे सेलेनियम की जार फाइल और टेस्टएनजी की भी जार फाइल। तो टेस्टएनजी की जार फाइल के साथ-साथ टेस्टएनजी का प्लगइन भी मैंने डाल रखा है। इसका श्योरफायर प्लगइन भी मैंने डाल रखा है, जिसके माध्यम से मैं एक एक्सएमएल होता है testng.xml, यहाँ से मैं कॉल भी करता हूँ, राइट? तो देखिए, यहाँ पे टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी है, साथ में सेलेनियम की डिपेंडेंसी है। आज के सेशन में पहले मैं आपको ये भी चीज़ बताने वाला हूँ, ऑटोमेशन के साथ-साथ अगले स्टेप्स पे, कि हम अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यहाँ पे जैसे मैंने टेस्ट एनजी मैन्युअली बनाया था, बट आप अपने किसी भी टेस्ट केस के लिए टेस्ट एनजी ऑटोमेटिकली जनरेट करा सकते हो। और वो कैसे जनरेट होता है? अगर आपके पास आपके इक्लिप्स में टेस्ट एनजी की प्लगइन एडेड है, तो वहाँ पे आपको किसी भी टेस्ट केस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए टेस्ट एनजी के साथ यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट टेस्ट एनजी क्लास और कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। तो ये कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो ये अपने आप आपके प्रोजेक्ट के लिए टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल देखिए बनाने जा रहा है, राइट? ये टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल आपके प्रोजेक्ट के लिए, जैसे मैंने लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो हमने ये टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल बनाया था। तो मैं इस टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल को अ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। बैकअप के लिए मैं इसे एक बार के लिए रख लेता हूँ यहाँ पे, एंड देन इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो पहले चीज़ तो मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि आपकी किसी भी टेस्ट फाइल के लिए टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल यहाँ से जनरेट कराया जा सकता है। राइट क्लिक करिए और यहाँ टेस्ट एनजी में जाइए। देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, और जो भी बाय डिफॉल्ट लोकेशन है यहाँ पे नेक्स्ट करके इसे आप फिनिश कर दीजिए, राइट? तो आपकी एप्लीकेशन में देखिए टेस्ट एनजी दोबारा यहाँ पे जनरेट हो गई और इस पर्टिकुलर क्लास की एंट्री भी यहाँ पे हो गई। वो सारे टैग जो हमें आप सोच रहे थे कि आपको मैन्युअली लिखने पड़ेंगे, एक भी टैग लिखने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल आप सोच रहे होंगे कि क्यों जरूरी होता है। मतलब यहाँ पूरे, जैसे हम
एक ही क्लासेस थोड़ी ना बनाते हैं। जब हम टेस्ट केसेस लिखते हैं तो बहुत सारी क्लासेस बनाते हैं। testng.xml एक सिंगल फाइल होती है, सिंगल एक्सएमएल फाइल होती है जिसमें पूरे सूट की इंफॉर्मेशन, सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन डाल दी जाती है। जैसे ये क्लास बनी app.java करके, ऐसे दूसरी भी क्लास बनेगी, उसको भी यहाँ पे रन करोगे। वैसे टेस्टएनजी की प्लगइन ऐड करने के बाद एक फायदा ये है कि आप बस ऐप पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे रन एज कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है टेस्टएनजी टेस्ट, तो इससे भी आप टेस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे किसी मेन मेथड की जरूरत नहीं है, बस मैंने टेस्टएनजी टेस्ट को रन करा। जैसे मैंने टेस्टएनजी टेस्ट को रन करा, ये देखिए हमारी फेसबुक की जो वेब पेज है वो लॉन्च होके आ गया, उसका यूआरएल, उसका फ्रंट पेज जो है लॉन्च होके आ गया। सो यहाँ पे आप देख रहे हो साथ में टेस्ट एनजी के अपने रिपोर्ट भी आ जाते हैं। टेस्ट एनजी की जो अलग से रिपोर्ट हैं वो भी आपको मिल जाएगा। आप अगर यहाँ प्रोजेक्ट पे रिफ्रेश करोगे ना, तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, ये देखिए टेस्ट आउटपुट का एक यहाँ पे आ, वो मिलेगा, फोल्डर मिलेगा जहाँ पे इंडेक्स एचटीएमएल को ओपन करके आप अपने प्रोजेक्ट का यहाँ पे रिपोर्ट देख पाओगे। ठीक है, यहाँ से देखिए ओपन विथ हम कर लेते हैं एचटीएमएल, वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए टेस्ट का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे सारी चीजें मैं अभी क्या बता रहा हूँ, टेस्ट एनजी के फायदे। बट इस सेशन में हम टेस्ट एनजी के साथ साथ ना हम लोकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ऑटोमेशन के नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ तक तो सिंपल सी कहानी थी। तो ये चीज आपको याद रहे, आप मतलब शायद आपने पिछले सेशन में अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट एनजी को ऐड कर लिया होगा, उसकी प्लगइन को। और आप कोई भी क्लास, देखिए यहाँ पे क्लास में कहीं मेन मेथड आपको दिख रहा है नहीं ना, फिर भी इस क्लास के अंदर के जो मेथड्स हैं ये अपने आप कॉल हो रहे हैं। और वो कैसे कॉल हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ पे टेस्टएनजी का प्लगइन ऐड कर रखा था इक्लिप्स में। जिससे आप किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करके रन एज करेंगे तो यहाँ से देखिए रन एज सर्वर नहीं करेंगे, टेस्टएनजी टेस्ट करेंगे। बट मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपनी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए pom.xml का सहारा लिया करिए। तो मतलब हमारे पास प्रोजेक्ट को चलाने के 3 तरीके हो गए, अगर हमने टेस्टएनजी की प्लगइन इसके अंदर डाल रखी है तो। अगर नहीं डाल रखी है तो हमें तो फिर मेन मेथड बनाना पड़ेगा, हमें अपनी फाइल को रन एज जावा एप्लीकेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप अपनी फाइल को यहाँ पे रन एज क्या करेंगे, यहाँ पे अदर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, एज ए जावा एप्लीकेशन रन करेंगे। तो एक तो तरीका वो था कि जो पहले भी हमने पहले के सेशन में देखा कि हमने मेन मेथड बना के सारा कोड लिखा हुआ था। बट अब हम क्या कर सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट में, सॉरी अपने इक्लिप्स में, अगर हमने टेस्टएनजी का एक्सएमएल ऐड कर, सॉरी प्लगइन ऐड कर दिया है तो, और साथ में लाइब्रेरी ऐड कर दिया है, तो हम हर एक मेथड को एक टेस्ट मेथड बनाते हैं, वो भी एट द रेट टेस्ट एनोटेशन के साथ। देखिए बना दिया है, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन के साथ हमने मेथड को टेस्ट मेथड मतलब यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और उसके बाद इनके साथ भी बहुत सारे ऑप्शंस, मतलब अगर आप एट द रेट करके लिखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे एनोटेशंस मिलेंगे, केवल एट द रेट टेस्ट ही नहीं मिलेगा, बहुत सारे एनोटेशन देख रहे हो आप, बहुत सारे एनोटेशंस हैं। ये सब टेस्ट एनजी के एनोटेशंस हैं, जैसे बिफोर बिफोर सूट, आफ्टर सूट, बिफोर क्लास, आफ्टर क्लास, है ना, बिफोर ग्रुप्स, दिख रहा है आपको। ये सारे एनोटेशंस के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं आगे की सीरीज में, राइट। तो एनोटेशंस मिल जाते हैं। अच्छा, साथ ही साथ मैंने एक बात और आपको बताई थी, और ये क्वेश्चन भी होता है इंटरव्यू का, कि अगर मान लीजिए कि हमने बहुत सारे टेस्ट मेथड बना दिए और सबके आगे एट द रेट टेस्ट एनोटेशन लगा दिया है, तो एट द रेट टेस्ट एनोटेशन अगर आपने सारी चीजों के आगे लगा दिया है तो सारे टेस्ट मेथड बन जाते हैं। अगर सारे टेस्ट मेथड बन गए तो कौन सा मेथड पहले चलेगा, इस बात के बारे में कैसे पता चलेगा कि कौन सा मेथड पहले चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट जो टेस्टएनजी है वो अपने टेस्ट मेथड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलाती है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलाती है। तो जो सीक्वेंस होता है वो पहले मतलब जैसे ए बी सी डी के ऑर्डर में, ये डी है ना, तो पहले डी चलेगा, और डी के बाद ये दूसरा वाला डी है ना, तो ये भी पहले ही चलना चाहिए। तो ये अगर मतलब आप इसको देखना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, आपको मैं इसे प्रूफ करके दिखा देता हूँ, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। जस्ट मैंने system.out.println लगाया और यहाँ पे मैं
डू सेटअप करके, डू सेटअप मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंड देन ओपन ब्राउजर को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भाई ओपन ब्राउजर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर बहुत सारे टेस्ट मेथड एक क्लास में बना दिए जाएंगे वो कैसे चलेंगे, ठीक है ना। तो ओपन ब्राउजर, और वो किस ऑर्डर में चलेंगे इस बात के बारे में तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी ऑर्डरिंग क्या है, नहीं तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। वो क्या है, मैं बस आपको बताने ही वाला हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या आ सकता है। जैसे इस एप्लीकेशन को राइट क्लिक करके रन एज हमने टेस्ट एनजी, ठीक है। अब तो ये आसान है, हमने टेस्ट एनजी एप्लीकेशन एज टेस्ट एनजी एप्लीकेशन रन कर दिया। तो आप जरा देखिए कि कौन सा पहले चला है। देखिए सबसे पहले चला है हमारा सबसे पहले यहाँ पे चला है डू सेटअप। अब आप कहोगे कि सर डू सेटअप पहले क्यों चला, डू लॉगिन क्यों नहीं चला? क्योंकि जब दोनों में डी डी कॉमन हो गया तो आर पहले आता है या यस या एल पहले आता है। तो एल पहले आता है ना, उसके बाद, यानी कि ये बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एक डिक्शनरी ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर के हिसाब से चलते हैं। तो दोनों का डू कॉमन था, तो अगले वाले कैरेक्टर से कंपैरिजन होगा, एल पहले आता है एस बाद में आता है, तो इसलिए डू लॉगिन पहले चला, डू सेटअप बाद में चला और उसके बाद ये चला, है ना। तो मान लो कि ये इसका चलने का सिंटैक्स है और आपको ये नहीं पता होता, तो आपने लॉगिन का कोड इसके अंदर डाल दिया, आपको लगेगा कि ये लॉगिन हो रहा है। अब बताओ आपका प्रॉपर सेटअप तैयार ही नहीं है और लॉगिन का कोड आप करने चले जाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा? बिल्कुल, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हमें ये पता था कि भाई जो हमारा ब्राउजर को लॉन्च करने का और सेटअप का कोड चलो यहाँ पे है ना। सेटअप का कोड यहाँ पे है और ब्राउजर लॉन्च का कोड मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये ड्राइवर डॉट, ये तो बाद में चलता है ना, तो मैंने यहाँ पे पहले डाल दिया इसे, ठीक है। अब देखिए आपको प्रॉब्लम अभी नजर आ जाएगा। अब एप्लीकेशन को जो हम रन करेंगे, तो रन एज टेस्ट एनजी एप्लीकेशन, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डू लॉगिन, देखिए एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ गई है। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आ गई है और एक ब्लैंक स्क्रीन आपके सामने आ गया। देखिए ब्राउजर तो लॉन्च होता है क्योंकि वो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना, इंस्टेंस बना, बट यूआरएल नहीं मिला ना। आपने कहा क्यों यूआरएल नहीं मिला, हमने तो यूआरएल दिया हुआ है। तो भाई ये जो मेथड है ये पहले चल गया। कौन सा मेथड? ये आपका जो डू सेटअप मेथड है, इससे पहले आपका डू लॉगिन मेथड चल गया और डू लॉगिन मेथड में आ गई नल पॉइंटर एक्सेप्शन। भाई मेथड पहले चल गया, हुआ क्या कि ये मेथड पहले चल गया क्योंकि इसके अंदर लिखा हुआ है ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल। अब इस मेथड, ये मेथड पहले चल गया और ये मेथड बाद में चलेगा। मतलब अभी अभी हमारा न्यू क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना नहीं, ड्राइवर का रेफरेंस हमें मिला नहीं। तो यानी कि ये जो ड्राइवर के रेफरेंस में अभी नल वैल्यू पहुंची है, तो जब नल वैल्यू पहुंची है और उससे पहले ही ये डू लॉगिन चल गया तो इसको नल वैल्यू मिल गई, तो इसने नल मेथड को पॉइंट कर दिया, दैट इज नल पॉइंटर एक्सेप्शन, है ना। और उसके बाद में ये चलने चला गया। तो आपको इस चीज का ज्ञान, इस चीज का नॉलेज बहुत जरूरी है कि टेस्ट एनजी के अंदर जो टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, मतलब हम जो सेलेनियम में टेस्ट केसेस लिख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेस्ट एनजी फ्रेमवर्क, क्योंकि उसके ही हम एनोटेशंस यूज कर रहे हैं एट द रेट टेस्ट वगैरह, तो वो जो होते हैं वो हमारे टेस्ट केसेस को बाय डिफॉल्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलाते हैं। तो इस बात का ध्यान रहे। तो आप कितना याद करोगे कि भैया हमने यहाँ डी लिखा था, यहाँ ई लिखा था, यहाँ एफ लिखा था। तो इसलिए क्या करो, एक एनर अप्रोच है कि आप इन टेस्ट केसेस की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। कैसे? आप टेस्ट केसेस में यहाँ पे कुछ तो होता है, राइट, प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू 1 दे दिया, राइट। मैंने एक कोई नंबर दे दिया, लेट से प्रायोरिटी इज इक्वल टू 1, और उसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी इज इक्वल्स टू, लेट से ये टेस्ट मैं हटा देता हूँ। टेस्ट के मतलब जो टेस्ट लिखा था उसके साथ ये प्रायोरिटी एट्रीब्यूट हो गया, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन हो गया, प्रायोरिटी उसकी एट्रीब्यूट हो गई। हर एनोटेशन के साथ ऐसे एट्रीब्यूट आपको याद करने हैं। देखिए टेस्ट एनजी का जो मूल मंत्र है यही है। और अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करने जा रहे हो तो सेलेनियम की तो लाइब्रेरी चलो ठीक है आप यूज करोगे ही करोगे, बस साथ ही साथ टेस्ट एनजी के एनोटेशंस भी आपके लिए जरूरी हैं, वो इंटरव्यू में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो एट द रेट आपने प्रायोरिटी लगाया, यहाँ पे लिख दिया 1, कंट्रोल स्पेस करोगे तो देखिए इतने सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। देखिए ऑलवेज रन, एट्रीब्यूट्स, डेटा प्रोवाइडर, सोचिए ये हमारा कोर्स है, ये हमें पढ़ना है, ओके। मतलब यही सारी चीजों के बारे में हमें रखना है नॉलेज। चलिए ठीक है, मैंने उसकी प्रायोरिटी दे दी 1 और दूसरे वाले की प्रायोरिटी दे दिया मैंने यहाँ पे 2। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे जस्ट एक नंबर असाइन कर दिया। अब हमने अपने टेस्ट एट द रेट टेस्ट एनोटेशन से ये बोल दिया कि भाई एक काम करियो भाई, तो इसको ना पहले चला देना, इसकी प्रायोरिटी 1 है, हाई कर दिया मैंने, इसकी प्रायोरिटी बाद में कर दी। तो हम ऐसे प्रायोरिटी सेट करा के हम अपनी एप्लीकेशन को
एप्लीकेशन में ऐसा डिसाइड कर सकते हैं कि ये मेथड पहले चले, ये मेथड बाद में चले, राइट। तो बाय डिफॉल्ट तो राइट ये देखिए चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि अब हमें इसकी प्रायोरिटी मिल गई ना। अब देखिए 3 टेस्ट केसेस हमारे थे, 3 में 0 फेल्योर और स्किप 0, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों क्या हो गए, पास्ड हो गए, तीनों के तीनों पास हो गए, राइट। बाकी इस वाले में हमने कोई कोड नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। ये तो देखिए हमने समझने के लिए किया। अब आप क्या प्रायोरिटी अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अब आप क्या करिए ना, आप इसकी प्रायोरिटी दे दीजिए 1, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, सेटअप पहले होगा, ठीक है। डू सेटअप, यहाँ पे अगर एसओपी रहने देना चाहते तो रहने दीजिए। फिर उसके बाद ओपन ब्राउजर, तो ओपन ब्राउजर की जो प्रायोरिटी है वो हम सेट कर देते हैं, लेट से प्रायोरिटी दे देते हैं 2, ओके। अनदर अनदर वन इज क्या कि भाई आप क्या करिए, अब तीसरे वाले की जो प्रायोरिटी है वो कर दीजिए 3। तो लॉगिन वाली फंक्शनलिटी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और ब्राउजर को लॉन्च करने वाला जो कोड है ना, ये कोड हम यहाँ से कट करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एसओपी लगाने से बस ये फायदा है, यानी कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से आप देख पाओगे कि जी ये पहले चल गया, ये बाद में चल गया, दैट्स इट। आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं, इसकी जरूरत हमारे केस में भी नहीं है, ठीक। अननेसेसरली कोड हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए हमने 3 टेस्ट केसेस बनाए, तीनों की प्रायोरिटी सेट कर दी। तो जब भी आप ऑटोमेशन करेंगे सेट कर देंगे, ओके। यहाँ पे कई एपीआई अभी हमारी इंपोर्ट हो गई हैं। तो पहली वाली टेस्ट केस की प्रायोरिटी 1 हो गई कि ये पूरा प्रॉपर सेटअप करेगी, दूसरा ब्राउजर को ओपन करेगी, है ना, यूआरएल के साथ, और तीसरा यहाँ पे हम लॉग इन करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस पे हमें काम करना है। साथ ही साथ अब इस पर्टिकुलर फाइल को अगर हमें यहाँ से रन करते थे, हम चाहें तो यहाँ से भी रन कर सकते हैं। देखिए मैं एक बार आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। राइट क्लिक करा, रन एज, यहाँ से टेस्ट एनजी सूट रन कर देंगे, ठीक है। तो अब सेम एप्लीकेशन को हमने यहाँ से रन कर दिया। तो एक तो हम फाइल को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं, दूसरा हम इस, अच्छा एक चीज आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि जो मैंने इसको रन किया ना, यहाँ का जो टेस्ट एनजी एग्जाम्पल है अपने आप बन के आया था। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, मैं फिर से यहाँ पे टेस्ट एनजी को डिलीट करके आपके लिए दिखा देता हूँ। आप ऐसा भी हो सकता था आपके प्रोग्राम में 3 क्लासेस थी, चलिए हम वो भी बना लेते हैं। एक अनदर क्लास क्रिएट कर सकते हैं, ये लेट से मैं लॉगिन के लिए अलग ही क्लास बना लेता हूँ, है ना। ये लॉगिन, लॉगिन के लिए हमने अलग क्लास बना दिया, ठीक है। अब लॉगिन वाली जो क्लास हमने अलग से बनाई, इसके अंदर जो मेथड है, यानी कि लॉगिन का जो मेथड है, ये मैं अलग से रख देता हूँ, ओके। और ये हमने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर क्लास है यहाँ पे बनाई, और यहाँ पे लॉगिन की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करूंगा, और इसकी हमने प्रायोरिटी सेट कर दी 3, ठीक है। यहाँ से मैं ये से क्लियर कर देता हूँ और ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता हूँ। अब मेरी दो फाइलें हैं, इन दोनों फाइलों के लिए मैंने इसे राइट क्लिक करा और जावा टेस्ट एनजी में गया, और यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी, समझ रहे हो, क्रिएट टेस्ट एनजी क्लास नहीं, कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। हम जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए, देखिए हमारी दोनों फाइलें यहाँ पे सेलेक्टेड होके आ गई, दिख रहा है आपको, ओके। और इसका टेस्ट एनजी डॉट, इसका नाम टेस्ट एनजी ही होगा। आप इसका नाम हाथी हाथी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल या हाथी डॉट एक्सएमएल भी दे सकते हो, राइट। या आप हाथी का मतलब कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जब आप इसे फिनिश करोगे तो इसकी लोकेशन कहाँ पे बन के आएगी, कैसे बन के आएगी, वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो आप अपने प्रोजेक्ट को अभी आप टेस्ट एनजी से भी चला सकते हो। आप इंडिविजुअली हर क्लास को अलग अलग रन कर सकते हो, आप इसको भी सेलेक्ट करके रन कर सकते हो। लेकिन अब आप सोचो कि हमारे पास तो दो अलग अलग क्लासेस हैं, लेकिन पहला जो दो लॉजिक है, यानी कि प्रॉपर सेटअप वाला और उसके बाद ब्राउजर को ओपन करने वाला, वो ऐप में है, दूसरे वाला यहाँ पे है। तो इसको रन करोगे तो फिर ये नहीं चलेगा, और इसको रन करोगे तो इसके पहले वाले नहीं चलेंगे। तो इसीलिए टेस्ट एनजी में दोनों की एंट्री है, तो दोनों की जो एंट्री हो गई, यानी कि ये एक छोटा छोटा मॉड्यूल हो गया, उस मॉड्यूल की एंट्री से एक्सएमएल में है। तो जब आप इसको रन करोगे टेस्ट एनजी एक्सएमएल को, तो उस एक्सएमएल के माध्यम से ये दोनों फाइलें इसके अंदर चल जाएंगी, क्योंकि ये दोनों की एंट्री यहाँ पे क्लासेस के अंदर क्लास टैग में पहुंच चुकी है, ठीक है। तो देखिए हम किसी सेशन में आपको ये सब भी बताने वाले हैं, टेस्ट काउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे भी टेस्ट एनजी एक्सएमएल की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं, हम सीखेंगे। और बाकी एक और तरीका हो गया कि आप टेस्ट एनजी की एंट्री कहाँ कर दीजिए, पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर, जो कि हमने अपने पिछले सेशन में किया भी था। ये देखिए यहाँ पे हमने एंट्री कर दिया हुआ है टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल की एंट्री, राइट। और उसके लिए लेकिन एक प्लगइन की श्योर फायर प्लगइन की जरूरत होती है, वो हमने बिल्ड के अंदर उठा के यहाँ से, ये पूरा इतना टैग है, ये अलग से हमें रखना पड़ता है।
इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इसका फ़ायदा तो सबसे इम्पोर्टेंट है। कल को अगर आपको कभी भी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किसी सर्वर में, स्पेशली जो हम ऑटोमेशन स्क्रिप्ट होती है उसको जेनकिन सर्वर में चलाते हैं, ठीक है? तो आगे के सेशन में आपको मैं बताऊँगा कि इस स्क्रिप्ट को हमें मैनुअली ऐसे चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि ये छोटी स्क्रिप्ट है, अभी तो चलिए ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में हज़ारों टेस्ट स्टेप्स हैं, हज़ारों टेस्ट कह सकते हो टेस्ट केसेस के अंदर लाखों टेस्ट स्टेप्स हैं, और उसको हमें अगर चलाना है और मान लो उस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट को चलने में 3 घंटे लगते हैं, तो क्या 3 घंटे हम अपने सिस्टम को ओपन करके रखे रहेंगे? हैं? तो ये सोचो कि कितना टफ वाला चीज़ हो गया। तो आप क्या कर सकते हो ना, आप किसी बिल्ड टूल सॉरी किसी ऑटोमेशन टूल्स का यूज़ कर सकते हो, और वो टूल यानी कि ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो। वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि आपके टेस्ट केसेस को अपने पास सँभाल के रख लेगा, यानी कि इसको स सर्वर में डाल दीजिए, वो सर्वर में सँभाल के रख लेगा और इसको चलाता रहेगा, राइट? इसको चलाता रहेगा कंटीन्यूअसली, ठीक है? कंटीन्यूअसली इसका मतलब एप्लीकेशन चलती रहेगी। तो उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है जेनकिन सर्वर। तो जेनकिन सर्वर पे हम इसको कॉन्फ़िगर कर देंगे ना, तो और जेनकिन सर्वर पे कॉन्फ़िगर क्या करते हैं, हम बेसिकली pom.xml करते हैं। इसीलिए मैं अभी के लिए यहाँ पे pom.xml बना के चल रहा हूँ, और एप्लीकेशन को रन करने के लिए आप यहाँ पे रन एज़ टेस्ट कर देंगे ना, या इंस्टॉल भी कर देंगे तब भी चल जाएगा। अब रन एज़ टेस्ट करोगे तो रन एज़ टेस्ट से pom.xml कॉल होगी, और pom.xml के अंदर testng.xml है। testng.xml के अंदर हमारे टेस्ट क्लासेस हैं, वो टेस्ट क्लासेस के अंदर टेस्ट मेथड्स हैं, वो सारे मेथड्स चलने शुरू हो जाएँगे, है ना? तो है ना अच्छी चीज़? चलिए ठीक है। तो अभी क्या है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम इनको भी चलाएँ, मैं आगे से इसे ही चलाऊँगा, और pom.xml इसलिए बना दिया गया ताकि फ्यूचर के लिए भी कभी किसी सर्वर में, जैसे मैंने बताया जेनकिन सर्वर में, इसको मैं ईज़िली कॉन्फ़िगर कर पाऊँ, ओके? चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं, लॉगिन की फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लॉगिन हम कैसे करें? ये अब क्वेश्चन आ जाता है। देखिए, ब्राउज़र तो लॉन्च हो चुका है। मान लीजिए कि ब्राउज़र लॉन्च हो गया और हमारा ये फ़ेसबुक पेज आ गया। अब बात आ जाती है, फ़ेसबुक पेज जैसे ही लॉन्च हो गया, इस पेज में यहाँ पे हम डेटा कैसे फ़िल करें? जब हम अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड देंगे तभी तो लॉगिन बटन पे क्लिक कर पाएँगे। तो ठीक है, अब क्वेश्चन ये हो गया, ये जो ईमेल है, ये पासवर्ड है, ये जो पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए जो लिखा हुआ है, ये नया अकाउंट बनाएँ, ये सब जो लिखा हुआ है, ये बटन्स हैं, तो ये सब कहलाते हैं इसी। अब आपके सामने जो आई है दैट इज़ वेब पेज, और उसके अंदर की जो ये सारी चीज़ें हो गई, ये हो गई वेब एलिमेंट। जैसे आपका वेब एलिमेंट में आपका टेक्स्ट फील्ड आ गया, राइट? फिर आपका ये बटन आ गया, फिर ये फॉरगेट बटन वाला आ गया। तो इस तरह से हमारे ये बहुत सारे वेब एलिमेंट्स हो गए। ओके, तो इन वेब एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इन वेब एलिमेंट्स को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कोड में, तो इनके अंदर हम वैल्यू नहीं भेज पाएंगे। मान लो कि मैं अपने इस टेक्स्ट फील्ड में ईमेल भेजना चाहता हूँ, इसमें पासवर्ड भेजना चाहता हूँ, तो मैं कैसे भेजूंगा? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ता है लोकेटर्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? लोकेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो लोकेटर्स जो होते हैं, वो उनको फाइंड आउट कैसे करा जाए और ये कितने टाइप के होते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? तो अगर आप बात करो सेलेनियम की, तो सेलेनियम में जो लोकेटर्स है ना, उसका एक बहुत ही बड़ा रोल है। उसके बिना तो कुछ भी नहीं है। बात मेरी समझ में आ रही है? अगर लोकेटर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक, तो लोकेटर्स कौन-कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लोकेटर्स पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि कितने टाइप के होते हैं। देखिए, एक लोकेटर होता है कि हम मतलब आईडी भी एक लोकेटर कहलाता है। आईडी एक लोकेटर है, ठीक है? नेम आपका एक लोकेटर है। एक्स पाथ जो है एक आपका लोकेटर है, और सीएसएस सेलेक्टर, सीएसएस सेलेक्टर एक लोकेटर है। टेक्स्ट टेक्स्ट लिंक जो है, ये आपका एक लोकेटर है, टेक्स्ट लिंक, ठीक है? पार्शियल पार्शियल लिंक आपका एक लोकेटर है, ठीक है? तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे लोकेटर्स होते हैं। मतलब लोकेटर्स हम आईडी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नेम से कर सकते हैं, और एक्सपाथ से कर सकते हैं, सीएसएस सेलेक्टर से कर सकते हैं, और प्लेन टेक्स्ट से कर सकते हैं, और पार्शियल लिंक से भी कर सकते हैं। देखिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक क्लू बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। देखिए, ये जो वेब एलिमेंट्स होते हैं ना, इन वेब एलिमेंट्स को हम निकालेंगे कैसे? अच्छा, एक चीज़ और,
मैंने तो ये जो टेस्ट केस का जो ये वाला मेथड था ना, इसको यहाँ बना दिया। तो अब ये क्वेश्चन होगा कि सर ये जो मेथड है या ये जो क्लास है, इस क्लास का ये जो मेथड है ये हमारे पास कैसे आएगा? तो हम एक सिंपल सा तरीके से क्या कर सकते हैं कि इस वेब ड्राइवर के इसको हम स्टैटिक बना देंगे, राइट? तो जब तक ये ड्राइवर आएगा नहीं तब तक तो हम वेब पे कुछ कर ही नहीं सकते है ना। तो स्टैटिक बनाने से ये फायदा हो जाएगा, हम यहाँ पे अगर हमें ड्राइवर चाहिए होगी तो हम लिखेंगे ऐप, ऐप के अंदर ड्राइवर होगी, है ना? तो बस सिंपली कॉल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और डॉट जब लगाएंगे तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारे मेथड दिख रहे हैं। तो यहीं पे आपको एक मेथड दिख रहा होगा, फाइंड एलिमेंट बाई करके लिखा होगा, ठीक है? तो ये जो फाइंड एलिमेंट बाई है ना, ये ड्राइवर क्लास का ही मेथड है। और इसके अंदर आप यहाँ पे लिखिए बाई डॉट, ठीक है? जैसे आप बाई डॉट लगाओगे, ठीक, बाई डॉट लगाओगे तो पूरी आपके यहाँ पे देखिए खानदान आ गया। और किस चीज का खानदान आ गया? यहाँ देखिए लिखा है क्लास नेम, सीएसएस सेलेक्टर, आईडी। तो मैंने शायद यहाँ पे एक चीज नहीं लिखा था, वो है बाई आईडी, बाई एक्सपाथ, बाई क्लास नेम। क्लास नेम भी हो सकता है, ठीक है? तो आपने क्या देखा? बाई आईडी, बाई क्लास नेम, बाई नेम, बाई पार्शियल लिंक, बाई टैग नेम भी है, समझ रहे हो? तो या बाई एक्स पाथ। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ से काउंट करूं तो ये क्लास नेम 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तरह की हमारे पास लोकेटर्स हैं। 8 तरह के लोकेटर्स हैं। वैसे ज्यादातर जो लोकेटर्स यूज होते हैं वो होते हैं जैसे आईडी हो गया, ज्यादातर आईडी हम यूज कर लेते हैं, या एक्स पाथ यूज कर लेते हैं। बट देखो, यूज करने के लिए तो आप कोई भी यूज कर सकते हो। बट ये लोकेटर्स का क्या मतलब है, इसको जरा हम समझते हैं। देखिए, जब आप किसी एप्लीकेशन को यहाँ से रन करते हो ना, जैसे ये देखिए एप्लीकेशन यहाँ हमारी चली, तो यहाँ पे हमारे ये टेक्स्ट फील्ड बटन वगैरह जो दिख रहे हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करें? ये एक वेब एलिमेंट्स है, ये एचटीएमएल का पूरा एक पेज है। इस पेज को अगर हमें देखना है और इसका एक डेवलपर मोड देखना है, तो आप पेज पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करिए, राइट? इंस्पेक्ट एलिमेंट करोगे तो आपका इस प्रोजेक्ट के लिए ये एक डेवलपर टूल, जिसको हम बोलते हैं, ये डेवलपर टूल कहलाता है। तो ये डेवलपर टूल आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, इंस्पेक्ट एलिमेंट आप करोगे तो, ठीक है? और तो मतलब इसके थ्रू आप पेजेस का जो सोर्स कोड वगैरह है ना, वो चेक कर पा रहे हो कि एचटीएमएल में क्या क्या टैग वैग क्या यूज करी गई है। अब जैसे मुझे टेक्स्ट फील्ड पे जाना है, तो यहाँ देखिए एरो का साइन बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करेंगे और इसे क्लिक करके जहां पे लेके जाएंगे तो ये वहां पे जाके इसे हाईलाइट कर रहा है। देखिए ये हाईलाइट कर रहा है जहां पे आप लेके जाएंगे। तो जिस कंपोनेंट की आपको आईडी चाहिए, जैसे मुझे इसकी आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा। जैसे मैं यहाँ पे ले जाके क्लिक किया ना, तो ये देखिए नीचे वो वाला एरिया जो है यहाँ पे हाईलाइट हो गया। आप यहाँ पे भी कर रहे हो तो यहाँ हाईलाइट हो रहा है, ये देखिए, ठीक है? तो यहाँ पे जब लेके गए तो ये हाईलाइट हुआ, समझ रहे हो आप? तो इसको यहाँ से थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिए, ठीक? तो ये जो आपके सामने ये पूरा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, राइट? इस तरह से, है ना? और इसे हम थोड़ा सा यहाँ पे हम इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, स्क्रॉल अप कर सकते हैं, ठीक है? इसे स्क्रॉल अप कर लीजिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का ये पूरा कोड है, यानी कि एचटीएमएल वेब पेज का पूरा ये डॉम है, राइट? ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये डॉक टाइप, है ना? तो ये पूरा डॉक टाइप, डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है जिसमें ये पूरा देखिए एचटीएमएल की कोडिंग करी गई है। तो थोड़ा-सा अगर आप जिस पर्टिकुलर चीज़ की ऑटोमेशन कर रहे हैं, जैसे एक वेबसाइट का ऑटोमेशन कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज पता होना चाहिए कि भई ये डॉम क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो अब अगर यहाँ पे देखिए, थोड़ा-सा आप नीचे आएँगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो पर्टिकुलर टैग है, ठीक है? उस पर्टिकुलर मतलब टेक्स्ट फील्ड का, ये देखिए यहाँ पे क्या है, उसका टैग यूज़ करा गया है। तो ये जो इनपुट करके लिखा हुआ है, ये क्या आपको बता रहा है? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, जो कहीं पे भी आपको वेब पेज में दिखे तो इसका मतलब ये हो जाता है ये टेक्स्ट फील्ड है। और इनपुट टाइप इज इक्वल टू जब हिडन करके दिखे ना, तो ये समझ लीजिए कोई हिडन टेक्स्ट फील्ड है, समझ रहे हो? कोई हिडन टेक्स्ट फील्ड है जो कि यहाँ पे यूज करी गई है, एक ऐसा टेक्स्ट फील्ड जो कि आपके सामने यहाँ पे हिडन है। इसी तरह से अगर आप कहीं पे भी स्पाई करोगे तो हर चीज के लिए, फॉर्म के लिए फॉर्म टैग है, तो यहाँ पे आप देखिए ये लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, तो ये टाइप हो गया टेक्स्ट। अभी देखिए हम एक लोकेटर की बात कर रहे थे, क्लास। तो ये क्लास वही लोकेटर है। ये बेसिकली ये क्लास यूज करी गई है इस पर्टिकुलर
एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये जो इनपुट टेक्स्ट है ये एक वेब एलिमेंट है, ये जो पासवर्ड वाला है ये एक वेब एलिमेंट है। ऐसे बहुत सारे वेब एलिमेंट हमारे पास अलग अलग हैं। तो इसके साथ देखिए नेम यूज करा गया है, तो ये नेम हो गया बेसिकली। आईडी यूज करी गई है देखिए यहाँ पे इसके साथ, ठीक है। तो इस तरह से हर मतलब वेब एलिमेंट का कुछ ना कुछ ऐसे कंपोनेंट्स अवेलेबल है यहाँ पे। तो इन कंपोनेंट्स को कैसे हम यूज करके अपने प्रोजेक्ट में से ऑटोमेट करते हैं, चलिए इस पर्टिकुलर चीज को हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।